The year 2019 is being touted as one of that will see an electoral battle of feverish pitch come April. Will we see NDA back in power led by Prime Minister Modi, or has Rahul Gandhi emerged as a strong challenger to the incumbent? In our special series, Crystal Gazing 2019, we spoke to Swaminathan Iyer, Neerja Chaudhary, and here is what they had to say. मैं समझता हूं कि लहर सिर्फ और सिर्फ जनता की आशा आकांक्षाओं की होती है। लहर सिर्फ जनता को हमारी आशा आकांक्षाएं कौन पूरी कर पाएगा उस विश्वास की होती है। और आज हिंदुस्तान में विश्वास पनपा है। आज हिंदुस्तान में युवा पीढ़ी के एस्पिरेशंस बढ़े हैं। तो मैं समझता हूं ये अपने आप में नया उमंग, नया उत्साह, नया विश्वास का वातावरण पैदा कर रहे हैं। पर ऑपोजिशन पार्टीज ये मान के चल रही है कि अगर मोदी वेव नहीं है या मोदी मैजिक कम हो गया है तो बीजेपी को 180 से कम मिलेगा, और 180 एक क्लब 180 ग्रुप है, तो वो एक एंटी मोदी या नॉन मोदी फैक्टर को लेकर चल रहे हैं। क्या ये हो सकता है? आप ये पिक्चर कर सकते हैं कि 2019 के चुनाव में एक 180 से कम आ सकते हैं बीजेपी के? पहली बात है कि अगर वो इस प्रकार के हिसाब किताब नहीं लगाएंगे और ऐसी बातें नहीं फैलाएंगे तो उनके गठबंधन में लोग कैसे जुड़ेंगे? उनको अपने गठबंधन में लोगों को जोड़ने के लिए कुछ न कुछ तो बड़ी बड़ी बातें दिखानी पड़ेगी, और ये अपनी परिस्थितियां बचाने के लिए ये बातें बनाई जा रही है। महागठबंधन जो है जिसका मजाक उड़ाया जाता था, ऐसे लग रहा है कि जैसे वो बनता जा रहा है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू कहते हैं कि जो केसीआर का जो गठबंधन बन रहा है उसका समर्थन मोदी जी दे रहे हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं, क्लैरिटी दे सकते हैं, क्या आप केसीआर के गठबंधन को समर्थन दे रहे हैं? मेरे ध्यान में कोई आया नहीं है कि अभी केसीआर का कोई गठबंधन बना है और बन रहा है। मेरे ध्यान में नहीं आया, और मेरा इतना अज्ञान हो तो संभव नहीं है। अब उनका तेलंगाना के प्रति जो द्वेष भाव पड़ा हुआ है, और अभी चुनाव में तेलंगाना की जनता ने जिस प्रकार से उनका हाल बेहाल कर दिया है, तो उनकी पीड़ा कहीं झलकती होगी तो उनका प्रॉब्लम है। मैं इस विषय से पूरी तरह अनभिज्ञ हूं। दूसरा विषय है, आखिर महागठबंधन ये क्यों बन रहा है? 5 साल हो गए महागठबंधन ने देश के सामाजिक आर्थिक विषयों को लेकर के कुछ सोचा हो, कुछ कहा हो, एक स्वर से कहा हो, ऐसा हुआ है क्या? नहीं हुआ है। अभी भी उनके यहाँ से 2-2 स्वर निकलते हैं, भिन्न भिन्न स्वर निकलते हैं, और आखिरकार ये लोग हो गए हैं। ये खुद को बचाने के लिए मैदान में सहारा ढूंढ रहे हैं। मैं अब एक इशू पर बात करूं जो आपके पार्टी के बारे में है। आपके पार्टी के जो वर्कर्स हैं, पार्टी हमेशा लीडर्स हो या वर्कर्स हो, एक इमोटिव इशू हो रहा है अयोध्या में राम टेम्पल का मसला। अब उसको लेकर जैसे आपने ट्रिपल तलाक में आप ऑर्डिनेंस ले आए, तो राम मंदिर को लेकर ऑर्डिनेंस लाना क्या इज इट अ प्रॉब्लम? नहीं ला सकते हैं? राम मंदिर अभी तक सिर्फ इमोटिव इशू ही क्यों बन के रह गया है? देखिए, ट्रिपल तलाक का ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आने के बाद लाया गया है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले नहीं लाया गया है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के प्रकाश में लाया गया है। और इसलिए हमने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी कहा है कि संविधान की मर्यादाओं में हम इसका समाधान करेंगे। इस बात का कोई इनकार नहीं कर सकता है कि आज़ादी के 70 साल बाद सरकारों में बैठे हुए लोगों ने इस मसले को रोकने के लिए भरपूर प्रयास किया है। आज भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। एक प्रकार से पूर्णता के किनारे पर आकर के बैठा हुआ है। मैं कांग्रेस के साथियों से विशेष रूप से विनती करता हूं, देश की शांति, सुरक्षा, भाईचारे के लिए आग्रह करता हूं कि वे उनके अपने वकीलों को कोर्ट के अंदर इस मसले में रुकावट डालने वाले एजेंडा से बाहर निकालें।
रुकावटें न करें और सभी वकील मित्र जो भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, जो इसको रोकने के लिए कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोर्ट में जाकर के जल्दी से जल्दी न्यायिक प्रक्रिया पूरी हो, उसमें हम बल लगाएं। तो सिर्फ एक नेशनल कंसेंसस के द्वारा ही बन सकता है? मैं जो कहता हूं, कोर्ट के अंदर कांग्रेस के वकील जो अड़ंगे डालते हैं वो बंद हो, न्याय की प्रक्रिया को न्याय के तरीके से चलने दिया जाए, उसको राजनीति के तराजू से न तोला जाए और मामला न्यायपालिका में है उसको पूर्ण किया जाए। न्यायपालिका से आने के बाद सरकार की जिम्मेवारी जहां शुरू होती है, हम पूरी तरह प्रयास करने के लिए तैयार हैं। मैं इंस्टीट्यूशंस पे आती हूं। कांग्रेस और पॉलिटिकल ऑब्जर्वर्स, ऑपोजिशन पार्टीज ये कहते हैं कि बीजेपी सरकार जो है उसने कंट्री के इंस्टीट्यूशंस को वीकन किया है। सीबीआई का जिक्र करते हैं, जहां पर नंबर 1 नंबर 2 की लड़ाई इतनी हो गई थी कि पीएम लेवल पर इंटरवेंशन करना पड़ा। आरबीआई का देख लीजिए, टेन्योर खत्म होने से पहले चीफ को रिजाइन करना पड़ा और उनका एलिगेशन है कि बीजेपी सरकार कॉफर्स खाली करना चाहती है, आरबीआई के कॉफर्स। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात है कि कांग्रेस को ये सब बोलने का कोई हक ही नहीं है। प्रधानमंत्री और पीएमओ को हो, उसके खिलाफ आपने एनएसी बना दिया था। ये कौन से पीएम ऑफिस की ताकत को आपने महत्व दिया था? कैबिनेट इतना बड़ा निर्णय करे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी का एक नेता उस कैबिनेट के निर्णय के कागज को टुकड़े करे, ये कौन सा इंस्टीट्यूशन का सम्मान करते हैं आप लोग? आपने जुडिशरी को, जो सीनियरिटी के आधार पर जज नियुक्त किए जाते थे, ओपनली कहा कि हम आइडियोलॉजी के आधार पर जुडिशरी को तय करेंगे, और आपने सीनियर जजों को बाहर निकाल करके फेंक दिया था और जूनियर जज को अपने अनुकूल। ये लोग इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं। यही आरबीआई जिसमें कई बार गवर्नरों को समय से पहले निकालना पड़ा है। आपने प्लानिंग कमीशन के लोगों को जोकरों का बंच कह दिया था। मालूम है कौन थे उस समय प्लानिंग कमीशन के वाइस चेयरमैन? और ऐसा बोला गया था। इन लोगों के मुंह से शोभा देता है। जहां तक सीबीआई आंतरिक व्यक्तिगत मामला आया तो सरकार ने न्यायिक तौर से कहा, भाई आप लोग दोनों छुट्टी पे चला जाइए, इंस्टीट्यूशन हमारे लिए प्राथमिकता है। आरबीआई का सवाल आया, स्वयं गवर्नर साहब ने रिक्वेस्ट की अपने निजी कारणों से, और मैं पहली बार आपको बताता हूं, वे 6 महीने से मुझे लगातार कह रहे थे, लिखित में भी कहा था, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मुझे लिख करके भेजा था। पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, सवाल ही नहीं उठता है जी, सवाल ही नहीं उठता है। और मैं मानता हूं कि आरबीआई गवर्नर श्रीमान उर्जित पटेल ने अच्छा काम किया है। Prime Minister Modi talking about Urjit Patel's exit, and not to mention, of course, loan waivers, the functioning of the parliament, among many other things, and naturally sounding of the poll bugle as well for 2019. And soon after this interview, the Congress held a press conference and criticized the Prime Minister. Listen in to some reactions. Why are all the ministers of the BJP, including the law minister, including the Prime Minister, including Amit Shah, who is the president of the party, they are making public statements that the Supreme Court must do this, must do that, must hear the case immediately. Is this the culture of the BJP to pressurize the government to decide a particular matter in a particular way? This is shocking. In fact, this is contempt of court. पहला उनका बयान, सबसे बड़ा मुद्दा जो आज है देश का, वो राम मंदिर के निर्माण का है। और राम मंदिर के निर्माण के बारे में जिस तरह से राम भक्त, इस देश के करोड़ों करोड़ों राम भक्त होंगे, वो जिस तरह से उत्सुक हो रहे हैं, बेचैन हो रहे हैं, उनके लिए समय बहुत अहम है, वो इम्पेशेंट है टोटली। वो ये पूछते हैं कि भाई राम मंदिर का निर्माण कब होगा, कैसे होगा, वो नहीं जानते, बल्कि वो कानून हाथ में लेने को तैयार है। आपने देखा कि शिवसेना जो इनके साथी हैं, उनके उद्धव ठाकरे तो पहुंच गए थे वहां अयोध्या में, और उन्होंने जाके सिर्फ सीधा सीधा यही पूछा कि तारीख बताइए, मंदिर कब बनाएंगे आप। वो कह रहे हैं कि कानूनी प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम ऑर्डिनेंस पर विचार करेंगे। तो इसके दो नतीजे निकलते हैं। पहला तो ये कि भैया सवाल तो यही है कि कानूनी प्रक्रिया कब पूरी होगी, हमारी जिंदगी में, आपके राज में, या नहीं। The monologue interview of Modi ji
turned out to be much ado about nothing. It was I, me, mine and myself. Modi ji, your eyes and lies have destroyed India's societal fabric and India's economy, trampling upon constitutional institutions as also rights of individuals, snatching livelihood and shutting down businesses. We expected that in 2019, you will at least express regrets for the blunders of policy that you have committed. But you have only peddled lies. And that's indeed unfortunate. But Urjit Patel's tenure was, I believe, was about a year. And out of that year, 6 months he was saying, I don't want to stay. Then what was Mr. Modi waiting for? If 6 months ago he said, I don't want to stay, then they should have let him go. For 6 months, were you trying to persuade him? Over 6 months, you couldn't find a replacement? Over 6 months, you were paralyzed? These are all very big questions. Now, Urjit Patel clearly has gone because he's unhappy with the way the government is conducting itself. Thing is, they were not prepared. The finance ministry was sleeping. Where was the currency? Why didn't you print the currency well in advance? What about the ATMs? You brought in a 2,000 rupee note which is smaller than the 1,000 rupee note and it couldn't fit in. He should have persuaded him to delay it till the elections are over. And said, okay, you have a personal reason, you come this far, but let's not have some. And in his place, we have appointed a corrupt man as a Reserve Bank governor. And he's going to cause havoc in the Reserve Bank. Just watch. कि हार होती है और हार को उसमें बाल की खाल ना निकालें, लेकिन कहाँ था राजस्थान में अपोजिशन और कहाँ सरकार में बैठ गया। उसी तरह मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश उनका गढ़ था, वहां वो हार गए, यही बड़ी बात है। छत्तीसगढ़ जो है वो उन्होंने एक कुंडली मार ली थी और वो काफी उनके आर्थिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा काम की सरकार थी वहां। It was not any attack on black money. It was showing a way to these people who violated the law, who have looted the Indian public and resources. You showed them the way how they can convert the black money into white. He facilitated the conversion of black money into white instead of actually acquiring that money and taking action on those who were violating the law.